ओके चलिए देखते हैं। फिर आप देखिए हमने कौन कौन से पार्ट को डिस्कस कर लिया था आपके साथ यहाँ पर। कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्कस हो चुकी थी ना। कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्कस कर लिया था। याद है कुछ अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, प्रेस्टीज, वो कर लिया था हमने। करंट लायबिलिटी हो चुकी थी। फिर वी हैव फिक्टिशियस, ये कर चुके थे। डिस्काउंट अभी देखते हैं, रुक जाइए। एक्सपेंडिचर हो चुका था। डेफर्ड रेवेन्यू हो चुका था। एक्सपेंस हो चुका था प्रीपेड। इनकम प्रॉफिट गेन हो चुका था। लॉस हो चुका था। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, रेवेन्यू हो चुका था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुड्स हो चुका था। स्टॉक हो चुका था। ट्रेड रिसीवेबल हो चुके थे। ट्रेड पेबल बचा है। अब कॉस्ट वाउचर हमने के लिए था। डिस्काउंट, या वी हैव टू स्टार्ट विद द डिस्काउंट। कौन से नंबर पेज पे पहुंचे देखिए जरा। दैट्स विच नंबर। हाँ, और हमारे पास है 11 पेज, ये हमारा हो जाएगा वाइंड अप आज। चलिए देखिए, जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं और उसकी प्राइस पर अगर कोई वैल्यू, उसकी प्राइस पर अगर कोई रिडक्शन आपको मिलेगा तो क्या बोलते हैं, उसे डिस्काउंट बोलते हैं। अच्छा, उससे पहले हमें डिस्कस विद यू द कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नहीं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो डिस्काउंट किसको लेके चलते हैं, और रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और इन अमाउंट। आपने अगर कोई सामान बेचा, जैसे मान लो उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा था 200 रुपया, आपने बोला 10% डिस्काउंट। 200 में 10% कम करेंगे तो 20 रुपया कम। तो कितने में बेच रहे हैं आप उसे, 180 में बेच रहे हैं। दैट इज नोन एज डिस्काउंट। आप सामान खरीदने जा रहे हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा है मान लो 1000 रुपीज। डिस्काउंट सामने वाला कहता है 15% डिस्काउंट। तब आपको कितना देना पड़ेगा, 850 रुपीज देना पड़ेगा। तो प्राइस में कोई रिडक्शन जो होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, दैट इज नोन एज वर्ड डिस्काउंट। तो इट इज अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। प्राइस ऑफ द गुड्स बोला है, मतलब जो प्राइस प्रिंट है उस पर होने वाली कमी। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड। वो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों हो सकता है। अब जरा ट्रेड डिस्काउंट समझेंगे। जब आप 1 यूनिट खरीदते हैं तो शायद दुकानदार आपको डिस्काउंट ना दे। जब आप 10 खरीदते हैं तो दुकानदार आपको क्या करता है, डिस्काउंट देता है। लेकिन अगर आप 1000 यूनिट खरीदेंगे तो यू विल गेट बल्क वाला डिस्काउंट। ना होलसेल में खरीदोगे तो ज्यादा पैसा, ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। इफ यू वांट टू बाय 1 पेन, तो वो आपको ऑलमोस्ट मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे देगा। लेकिन आप बोलेंगे 5000 पेन चाहिए तो क्या होगा, दे विल रिड्यूस द प्राइस। तो जब हम कोई चीज बल्क में खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, अब हमें जो डिस्काउंट मिलता है या जो डिस्काउंट अवेलेबल है मार्केट में थ्रू आउट, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट जब मैं जनरल एंट्री कराऊंगा ना, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, बहुत डिटेल में मजेदार एग्जांपल के साथ मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है। आप ही लोगों के साथ एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। अभी तो सिर्फ हम इतना जानते हैं, ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द प्राइस बाय द सेलर तो द परचेजर ऑफ गुड व्हेन दे बाय गुड्स ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी और अ वैल्यू। जैसे आपने देखा होगा, कभी आप किसी कपड़ों के शोरूम में जाते हैं या फिर वैन ऑफ पीटर इंग्लैंड वगैरह में जाते हो, कहते हैं ना, अगर आप 10,000 तक का सामान खरीदेंगे तो आपको 2,000 रुपए की शर्ट फ्री मिलेगी। या फिर आप 10,000 का सामान खरीदेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा करके ये होता है। अगर आप बल्क में खरीदते हैं, 1 लाख यूनिट खरीदते हैं, 20,000 यूनिट, 50,000 यूनिट खरीदते हैं, देन यू विल गेट दिस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। और सेल्स प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके रिकॉर्ड करा जाता है। ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता। वो जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तब बताऊंगा क्यों नहीं रिकॉर्ड होता है, तो अभी हम उसको डिस्कशन में नहीं लेके चलेंगे। कैश डिस्काउंट क्या होता है, मान लो कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि भाई अगर आप 1000 यूनिट खरीदोगे तो 10% डिस्काउंट है, 20,000 यूनिट खरीदोगे तो 15% डिस्काउंट है। हमने कहा ठीक है। हमने कहा सारा पैसा कैश में देंगे तुम्हें, तो बोलता चलो 2% डिस्काउंट और ले लो। जब आप बात करते हैं ना कि सारा पैसा कैश में देंगे, तो सामने वाला क्या करता है, कुछ रिडक्शन कर देता है। तो व्हेन यू आर पेइंग कैश, या व्हेन यू आर पेइंग कैश एंड गेटिंग डिस्काउंट, तो उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, कैश में पे करने के बाद आपको जो डिस्काउंट मिलता है, इट इज अ डिस्काउंट अलाउड फॉर द टाइमली पेमेंट ऑफ द ड्यू अमाउंट। इट इज एन एक्सपेंस ऑफ द पार्टी अलाउइंग द डिस्काउंट। मान लो मैंने तुम सामान बेचा 1 लाख रुपए का, और तुमने बोला सर 3 महीने में हम पैसा दे देंगे। मैंने कहा वंडरफुल। तुम 1 महीने बाद आ गए, कह रहे अपना पैसा ले लो। हमने कहा तुम तो जल्दी आ गए यार, बढ़िया है। तो कीप यू मोटिवेट, मैं कहूंगा चलो 5% कम दे दो, या 2% कम कर दो, 1% कम कर दो। दैट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट पे अगर आप कोई डिस्काउंट ऑफर करते हैं उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं, और नॉर्मल डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट। और डिस्काउंट की दो कैटेगरी, ट्रेड और कैश। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा। उसका रीजन हम डिस्कस करेंगे रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के बाद।
अभी नहीं। ठीक है जी। यहां तक जितनी भी टर्म्स थी आपके पास वो सब आपके सिलेबस में थी। इसके बाद जो टर्म आप पढ़ने वाले हैं वो आपके सिलेबस में कई बार होती है, कई बार नहीं होती है। बट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें उन्हें पढ़ना चाहिए, तो हम उसे पढ़ रहे हैं। बारी है रिबेट। ठीक है, रिबेट का मतलब क्या, समझिए जरा समझिए। मान लो आपने 50,000 यूनिट गुड्स की खरीद ली, ठीक है, और 50,000 यूनिट में से 100 यूनिट जो है वो खराब निकली, और एक यूनिट की कीमत 10 रुपए है। 500 यूनिट की कीमत कितना हो जाएगा, 5,000। आप दुकानदार को क्या बोलते हो, दुकानदार सुन भाई, उन्होंने जो सामान भेजा था उसमें 500 यूनिट बेकार निकली हैं। तो वो कहता ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बिल में से काट लेना, ये जब पेमेंट करोगे तो काट लेना। ठीक है, पेमेंट से जो कट जाता है उसको क्या बोलते हैं, रिबेट बोलते हैं। इट इज अ रिडक्शन इन द प्राइस अलाउड बाय सेलर ऑफ द गुड्स आफ्टर गुड्स हैज बीन सोल्ड। Stating differently, rebate is offered and allowed on sale completed in the past. It is allowed for reason other than which discount or cash discount is allowed. For example, discount allowed because of poor quality of goods. One of my student is one of my student lives in Germany. तो मैंने कहा तुम्हारे यहाँ पर क्या खास होता है, कुछ कुछ नहीं करे सर, एक तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है, लोग बहुत दूर दूर तक रहते हैं। अच्छा, मैंने कहा फिर क्या, अरे सर एक बड़ी मजेदार चीज है वहां पर। मैंने कहा बताओ। अरे मैं जब अमेजन को कोई ऑर्डर करता हूँ और गलती से अगर ऑर्डर गलत आ जाता है, तो मुझे नया ऑर्डर भेज देते हैं, लेकिन पुराना रिप्लेस करने ही नहीं आते, पुराना लेके ही नहीं जाते वो। मैंने कहा कई, मैंने कहा हर बार है, कह रहे हाँ हर बार ऐसे ही होता है। मैंने कोई ऑर्डर दिया, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने कहा वापस ले जाओ उसे, मुझे बदले में रिप्लेस करो। रिप्लेसमेंट मुझे मिल जाता है, बट पुराना ऑर्डर वो लेके ही नहीं जाते हैं। सर कितने आइटम ऐसे हैं जो कि क्या होता है कि वो गलत आने के बाद उसे छोड़ देते हैं, वो लेके नहीं जाते। मैंने पूछा ऐसा क्यों होता है, मैंने ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन। तो पता चला कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन दूर दूर होने से उसकी जो शिपमेंट कॉस्ट होती है उतनी ज्यादा होती है। तो पहली बार तो शिपमेंट कॉस्ट वो जो है प्रोड्यूसर वो बेयर कर लेता है, तो वापस लेने की कॉस्ट कौन भरेगा, यही लोग भरेंगे। तो जो प्रोड्यूसर है वो कहता है यार वापस क्या करना, पड़े रहने तो कहीं और से मार्जिन निकाल देंगे, वापस ही नहीं करते। तो उसको तो फायदा हो जाता है, जो चीज नहीं भी चाहिए होती है उसको मिल जाती है। कई बार यहाँ भी होता है। मैंने जब अपनी क्लास में ये बात बोली तो कई बच्चे बोले कि सर हमने कोई ऑर्डर कैंसिल करा। एक बच्चा बोला कि मैंने एक स्कूल बैग खरीदा था, ब्लिंकिट से या फ्लिपकार्ट से कहीं से खरीदा, और वो बैग मुझे पसंद नहीं आया, उन्होंने छोटा बैग दे दिया। मैंने बोला कर रिप्लेसमेंट आ गया, पुराना बैग लेके नहीं गया, आज तक लेके नहीं गए वो। आई डोंट नो, दैट कुड बी अ टेक्निकल फॉल्ट। लेकिन वो जो जर्मनी वाली बात है वो तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, बिकॉज डिलीवरी इज गोइंग टू टेक टू मच ऑफ कॉस्ट। वो कहते हैं डिलीवर हो गया भाई, क्योंकि जब वो आदमी, कोई आदमी डिलीवर करने के लिए निकलता है ना, तो खूब सारा सामान एक ही लोकेलिटी में लेके निकलता है। लेकिन जब वापस लेने के लिए निकलता है तो तब फ्रीक्वेंसी कम होती है ना उसकी। तो मान लो अगर वो 15 आपने देखा ना, जब डिलीवरी करने वाले आता है आपके पास तो कितना बड़ा थैला लेके आते हैं, खूब सारे आइटम होते हैं, पड़ोस पड़ोस के सब होता है। लेकिन जब वापस लेने आते हैं तो फिर आप ही होते हो, क्योंकि हर आदमी थोड़ी वापस कर रहा है सामान, कहना चल जाने दे इस कॉस्ट को। तो यहाँ भी क्या होता है कि आपने कोई सामान भेजा, सामने वाले को बोला कि भाई ये यूनिट खराब है, वो कहते हैं रख लो जी रख लो। मैंने कहा भैया हम क्या करेंगे, रखिए, करे रख लो तुम, पैसा मत देना। क्योंकि उसे मालूम है जब तक ये मेरे पास आएगा बेकार हो जाएगा। मान लो पेरिशेबल आइटम है, आपने मान लो 2 किलो आम मंगाए, उसमें से मान लो जो आम आपने मंगाए वो ठीक नहीं निकले, ठीक है, तो या मान लो आधा किलो या 1 किलो आम, या मान लो आपने आम की एक पूरी पेटी मंगा ली, आपने 5 पेटी आम का मंगा लिया, 4 पेटी ठीक निकली, एक पेटी खराब निकल गई। आपने वीडियो बना के दिखाया सड़ी हुई पेटी है, अरे ठीक है जी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा काट लेंगे, उसे रिबेट कहते हैं। ठीक है, ये कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट से अलग है। किसी और रीजन से जब सेलर आपसे क्या करता है, कुछ वैल्यू कम कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं, रिबेट बोला जाता है। ठीक है, ये भी जर्नल एंट्री करते समय चलेंगे। अब आते हैं बेड डेट। बेड डेट का मतलब क्या हुआ कि किसी को कर्जा दिया और रिकवरी नहीं हुई। लाइक द एग्जाम्पल आई कोट एवरी टाइम, लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड ही सरदार जी, एंड उनका सरनेम चौहान है, राजपूत सरदार है वो। ठीक है, उसके फादर जो थे ही वॉज इन गोरखा रेजिमेंट, गोरे चिट्टे सरदार, बिल्कुल। बट ही वाज, सोचो गोरखा रेजिमेंट में सरदार जी होंगे, बट समहाउ ही गॉट सेलेक्टेड देयर, ही रिटायर्ड फ्रॉम देयर, ही ज्वाइंट बैंक, बैंक से भी रिटायर हुए, सब कुछ बढ़िया। तो ही यूज टू लिव विद द यंगेस्ट सन, जो कि मेरा दोस्त था। अच्छा, जब उसके फादर एक्सपायर हुए तो उन्होंने क्या कर दिया, अपनी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी छोटे बेटे के नाम पे कर दी। क्योंकि बड़े दोनों बेटों को उन्होंने अपना हिस्सा दे दिया था, बेटियों को अपना हिस्सा दे दिया था, छोटे बेटे के साथ रहते थे, अपने बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ दे दिया। और बोल के गए मरने से पहले कि बेटा इसके पास इतना पैसा, इसके पास इतना पैसा है, ठीक है। ही यूज्ड टू लिव इन विवेक विहार शादरा वाला एरिया में। उसके पास जहां भी आप देखते हैं ना, यूपी के बॉर्डर में ट्रांसपोर्टर की दुकानें होती हैं,
तो उसके फादर ने क्या करा, ट्रांसपोर्टर्स को, करीब करीब एक ट्रांसपोर्टर को करीब करीब 20 साल पहले की बात है, 10 लाख रुपया उधार दे रखा था। कह रहा पुत्र उससे वसूल ले, ऐसा करके उसने बोल दिया। अब वो दोस्त से फोन करता ट्रांसपोर्टर को, कहता कल आना परसों आना, परेशान हो गया। मैंने कहा यार चल, एक एक के पास ना वसूली करने चलना है। मैंने कहा चल, मैंने और बंदे चाहिए, करे हाँ ले चल। तो मेरे मेरे और दो भाई हैं, तीन भाई और हैं मेरे, वो मेरे जितने ही हैं लेकिन मुझसे ज्यादा हट्टे कट्टे बाउंसर टाइप के हैं वो। चल भाई चलते हैं। मैं भी तब लंबा चौड़ा तो खैर अभी भी हूँ, लेकिन वेल बिल्ट हुआ करता था, अब मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया। तो हम चार भाई बाउंसर की तरह चल लिए उसके साथ। हमारा दोस्त सरदार जी इतने से हैं वो, लेकिन वो भी वेल बिल्ट है। चलो जी अंदर चले गए। बोला काके बाउंसर लेके आया है के? वो सरदार जी, दूसरे वाले सरदार जी बोले। कह रहे नहीं, बाउंसर क्या लेके आने हैं, वो 10 लाख रुपए पिताजी का था, वो दे दो, चले जाते हैं। कह रहा जी वो पैसा तो मैं तेरे पिताजी को ही दूंगा। तो दोस्त बोला उसके लिए तो फिर आपको पिताजी के पास ही जाना पड़ेगा। कहा वो तू मुझे मारना चाहता है? कहते मुझे मारने वाली बात आप ऐसी कर रहे हो। कह रहा जा मैं तेरा पैसा नहीं देता, तू गोली मार दे मुझे। क्या हुआ, डूब गया पैसा। अब हम गोली थोड़ी मारेंगे, क्रिमिनल थोड़ी हैं हम लोग। ठीक है, वो आ गया, मार ले मुझे, वो लेट गया जमीन पे, कह रहा मार लो मुझे, लो छाती पीटने लगे, मार लो। ड्रामा कर दिया फुल उसने, अभी पुलिस बुला रहा हूँ, ये बुला रहा हूँ। ठीक है, हमने उसको उठा के हल्का फुल्का सजा था ना, बैठ जा, दो चांटे पड़ेंगे, ये निकल जाएगा तेरा सब कुछ। पैसे दे रहे नहीं दे रहे? कर नहीं देता जी, कर लो जो करना है। हमने कहा इंदर भाई चलते हैं, इसे किसी और तरह से सुलटाएंगे। सो भाई क्या हो गया, 10 लाख हो गया, बैड डेट, निकल गया वो। तो वसूली हुई होगी सोचो, हुई थी। कैसे हुई, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग में जा रहा है बट फिर भी बता देता हूँ। हमने क्या करा, लोकल पुलिस स्टेशन में एसएचओ के साथ जान पहचान निकलवाई, थानेदार, जान पहचान निकलवाई। वो गाजियाबाद के किसी एरिया में था। सीधा सीधा जाके 1 to 1 बात करी कि भाई 10 लाख है, कितना आप लोगे और कितना हमें दिलवाओगे। कह रहा जी 40% मैं लूंगा, बाकी आपका। ठीक है जी। और एक हफ्ते में उस्ताद जी भागे भागे आए, पैसा देके चले गए। अब बेड डेट कितना हुआ, आउट ऑफ 10, 40% तो कौन लेके चले, वो तो हमें मिला ही नहीं ना, वो तो पुलिस वाला ले गया। तो कितना मिला हमें, 6 लाख मिला। अब हम बोले रियल टर्म में व्हाट इज द बेड डेट टू अस, 4 लाख का। भाई हम बोले, मतलब बोले तो भी वसूल तो हो गया, लेकिन हमें थोड़ी मिला वो, हमारे लिए तो फिर भी लॉस है वो। हो गया, बस एक हफ्ते में वसूल हो गया, दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ी। भागता हुआ आया, रोता गिड़गिड़ाता हुआ। पुलिस वालों ने क्या करा, तो उठाया, लॉकअप में रखा, उल्टा लटका के मरम्मत करी, बस थोड़ा, जब तक उसकी सूजन उतरी तब वो पैसा देके चला गया वापस, बदमाशी कर रहा था। तो दैट वाज द वे ऑफ रिकवरी, हो गया। सो बेड डेट किसको बोलेंगे, बेड डेट इज द अमाउंट ओड बाय द बिजनेस दैट इज रिटन ऑफ बिकॉज इट हैज बिकम इनरिकवरेबल। ठीक है, इट इज अ लॉस टू द बिजनेस। और कहाँ जाता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। ठीक है जी, बेड डेट इज ओके। किसी को सामान बेचा और रिकवरी नहीं हो पाई, दैट इज नोन एज, देखो डेट अगर बैड हो जाए तो क्या बोलेंगे, बैड डेट बोलते हैं उसको, बैड डेट होता है। ठीक, और आगे चलते हैं। बैलेंस शीट तो आपको मालूम है, और स्टेटमेंट शोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज उसे कहते हैं बैलेंस शीट। बुक वैल्यू कहते हैं उस वैल्यू को जिस वैल्यू में बैलेंस शीट के अंदर आपकी एसेट्स रिफ्लेक्ट होती है। यू परचेज एन एसेट्स फॉर रुपीज 1 करोड़, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में 1 करोड़ की दिख रही है, वो बुक वैल्यू हो गई। फिर 1 करोड़ में आपने क्या करा कि 10 लाख का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, अगले फाइनेंशियल ईयर में कितने की दिखी, वो 90 लाख की दिखेगी, तो 90 लाख इज योर बुक वैल्यू। जनरली बुक वैल्यू क्या होती है, एक्विजिशन कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, ये जब हम डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। अब आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर। ठीक, आप में से कोई बंदा या कोई बच्चा या कोई कोई लड़का लड़की कुछ सामान खरीदने के लिए कभी दुकानों में जाते हैं कभी, कौन कौन जाता है, क्या खरीदते हो, कभी कुछ खरीदा, स्टेशनरी का सामान खरीदा, बहुत बढ़िया है ना। तो जब आप स्टेशनरी का सामान खरीदते हो तो दुकानदार से क्या बोलते हैं, जैसे मान लो आपने ये थोड़ा सुंदर सा पाउच खरीदा होगा, इसके बुलबुले जमाने में बड़ा आनंद आता है, तुमने ये खरीदा होगा जब इसको, तो क्या बोला होगा दुकानदार को, क्या पूछा होगा, लाइक मैं ही दुकानदार हूँ तो क्या पूछा होगा, अरे बड़े मुच्छड़ कितने का है ये, ऐसे पूछा होगा, ऐसे पूछा, मुच्छड़ बोला होगा, ऐसे बोलेगी दुकानदार को। और दुकानदार गंजा होगा तो क्या बोले, टकले कितने का दिया। दुकानदार बना होगा तो कहा ठीक है कितने का दिया। अरे क्या बोल के पूछेगी, भैया कितने का दिया, है ना। अंग्रेजी में पूछोगे तो कैसे पूछोगे,
हाँ, क्या पूछते हैं? भैया, भैया व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस पाउच? तो आपने भैया से क्या पूछा? कॉस्ट क्या है? भैया क्या जवाब देते हैं? मैडम, आई कैन टेल यू द प्राइस। कॉस्ट तो कौन बताएगा? मैन्युफैक्चरर बताएगा। तो भैया ने गलत बोला है सही बोला? सही बोला। भैया तो आपको सेल्स प्राइस बता सकता है ना, भैया आपको कॉस्ट थोड़ी बता सकता है। कॉस्ट का मतलब हुआ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो आपका सुंदर सा पर्स बना होगा, इसमें जिप लगी है, मेटल लगा है, प्लास्टिक लगा है, कलर लगा है, कि अलग अलग कीमत आई होगी। मान लो इसको बनाने में 50 रुपए आए, 50 रुपए में उसने 10 रुपए का अपना मार्जिन रखा, 10 रुपए का होलसेलर का मार्जिन रखा, 80 रुपीज इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस दे दिया। अब जब उसने होलसेलर को बेचा तो कितने में बेचा? 60 में बेचा। होलसेलर ने किसी को 70 में बेचा, और उसने कस्टमर को कितने में बेचा? 80 में बेचा। तो ये तो सेल्स प्राइस हो गया। तो भाई समझिए, कॉस्ट प्राइस जो होती है वो होती है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग। मान लो भैया जो है स्टेशनरी वाले, वो कौन है? वो रिटेलर है। वो किसी होलसेलर से खरीद के लाते हैं सामान। तो ये पाउच जब वो खरीद के लाए, 70 का खरीद के लाए, 10 रुपए का अपना मार्जिन रखा, और 80 रुपीज का स्टिकर लगाया, आपको 80 में बेच दिया। तो भैया आपको क्या बताएंगे? सेल्स प्राइस बताएंगे ना। आपने ये थोड़ी पूछा कि भैया हाउ मच इट कॉस्ट टू यू, वॉज इट क्वेश्चन दैट? तो आपने ये क्वेश्चन पूछा कि भैया हाउ मच इट कॉस्ट टू यू? तो भैया बोलता है इट कॉस्ट टू मी। कई बार दुकानदार बोलते हैं ना, हम बोलते हैं कि भैया इसे 60 में कहते हैं 60 का तो मुझे नहीं पड़ता जी, इतने मेरी खरीद नहीं है। ऐसा बोलते हैं ना दुकानदार कई बार। जब आप मान लो जैसे आप शॉपिंग करने जाते हैं, लाजपत नगर की तरफ कभी चले जाइए, या फिर किसी लोकल एरिया में चले जाइए, नॉट इन द मॉल बट लोकल एरिया में चले जाइए। तो आप कोई सामान खरीदते हैं, आप बोलते हैं कि इसका प्राइस, मान लो उसने बोला 1000 है, हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप 700 रुपये का लगाओ। कहते हैं मैडम इतनी तो मेरी खरीद भी नहीं है। तो ये पाउच अगर वो 80 का बेच रहा है आपको, और आप बोलते हैं नहीं नहीं इसे 60 का लगाओ, तो वो क्या बोलता है? मैडम इतनी तो मेरी भी नहीं है, मैं तो 70 में लाया हूँ। तो अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे हाउ मच इट कॉस्ट टू यू, तो वो बोलेगा 70। ठीक है। हाउ मच इट कॉस्ट टू प्रोड्यूसर, तो वो बोलेगा 50। लेकिन व्हाट इज द प्राइस, तब वो बोलेगा 80 रुपीज है। तो आपको क्या पूछना है? भैया ये कितने का है? व्हाट इज प्राइस ऑफ दिस पाउच? देन द पर्सन इज गोइंग टू टेल यू द प्राइस। तो हम क्या यहाँ शब्द यूज कर रहे हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड। ठीक है, उसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। उसमें जब हम प्रॉफिट का एलिमेंट जोड़ते हैं, तब जाके हमारा क्या बनता है? वो सेल्स प्राइस निकल कर आता है। कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देखिए, कॉस्ट का मतलब होता है, जैसे मान लो आपने 1 लाख यूनिट बनाई, और 1 लाख यूनिट 10 रुपए की यूनिट पड़ी है, तो कॉस्ट इज व्हाट? 10 लाख। लेकिन उसमें से आपने 50,000 यूनिट बेची, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी होगी? सिर्फ 5 लाख होगी। जितनी बेचोगे उतनी की कॉस्ट है। सो कॉस्ट इज अ ब्रॉडर टर्म, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती है वो जो कॉस्ट है उसमें से जितनी चीजें आपने बेची, उनकी कीमत कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जब आप प्रॉफिट जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? सेल्स प्राइस बन जाता है। तो दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। डेबिट और क्रेडिट जो होती है वो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी होती है। डेबिट ट्रेडिशनली द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। जब हम अकाउंट बनाते हैं अपने, जस्ट सी हियर, मान लो ये हमारा अकाउंट बनता है ऐसे। अभी आप कुछ दिनों में जब पढ़ेंगे ना, वहां आपको आपको पढ़ाया जाएगा टी शेप अकाउंट। पढ़ाना शुरू हुआ है किसी का टी शेप अकाउंट? ऐसे ये हमारे पास एक अकाउंट बनता है। दिस इज अवर अकाउंट। और यहाँ ऐसे। तो ये वाली साइड जो है इसको बोलते हैं डेबिट, इस वाली साइड को बोलते हैं क्रेडिट। और ये मान लो हमने बोल दिया सैलरी अकाउंट, दिस इज अकाउंट। यहाँ आता है पर्टिकुलर्स। अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे आप पर्टिकुलर। यहाँ रुपीज आता है, यहाँ पर्टिकुलर्स, ये रुपीस, इसे अकाउंट कहते हैं। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड अकाउंट की उसे कहते हैं डेबिट, और राइट हैंड साइड उसे बोलते हैं क्रेडिट। ये आप पढ़ेंगे क्या? थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम जनरल के बाद लेजर पढ़ेंगे तब आता है। बट दे आर गिवन यू बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की फॉर्म में, तो हम उसको ऐसे देख लेते हैं। अच्छा, डेबिट में तो DEBIT है डेबिट, लेकिन इसकी शॉर्ट फॉर्म हम क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म हम क्या लिख रहे हैं? DR लिख रहे हैं। और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्रेडिट की लिख रहे हैं CR। हाउ इट इज पॉसिबल? डॉक्टर का DOCTOR, डॉक्टर में तब DR लगता है, डॉक्टर। ठीक है। और मैं बोलूं मिस्टर में MR मिस्टर से बनता है, मिसेस में MRS लगता है, मिसेस।
तो यहाँ ये कैसे बन गया? इसके पीछे छुपा है कौन सा? इटली का, जो इटली में कौन सी भाषा लिखी जाती है, बोली जाती है? हाँ, इटालियन। और लैटिन कौन सी भाषा होती है? लैटिन होता है ना। लैटिन क्या होता है? ओल्ड इंग्लिश, लैटिन। तो लैटिन ओल्ड इंग्लिश में नहीं है, वो बेसिकली रोमन एम्पायर के टाइम पे डेवलप हुई थी। और लैटिन से ही सारी ये जो इंग्लिश हुआ और बाकी सारी भाषाएं डेवलप हुई, जैसे हमारे यहाँ संस्कृत से डेवलप हुआ ना सारा कुछ, ऐसे वहाँ लैटिन से क्या हुआ है, सारी की सारी भाषाएं डेवलप हुई। तो लैटिन में पुरानी पुरानी टर्मिनोलॉजी आपको लैटिन में दिखती है। इटली से ही था वो। अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। एक व्यक्ति था लुका पेसुली, लुका पेसुली से कहते हैं फादर ऑफ अकाउंटिंग, 1494 में इसने इन्वेंट किया था। उसने एक टर्म यूज करी, डेबेरे। इसमें ई साइलेंट है, डेबेर कहते थे उसको। तो डेबेर से क्या बन गया, डीआर बन गया। डेबेर का मतलब होता है, डेबेर का मतलब तो टू ओ। दिस इज द रीजन डी आर इज यूज एज एन एब्रिविएशन फॉर डेबिट। और ऐसे ही क्या हो गया, क्रेडेयर, ई साइलेंट होता है। तो क्या करते हैं, टू इंटरेस्ट, या किसी को देना, तो क्रेडिट शब्द इसके इसलिए इस्तेमाल होता है। शब्द तो लैटिन वाले हैं ये, लेकिन अंग्रेजी में इसको क्रेडिट बोलते हैं, लेकिन यूज करते हैं सी आर। डेबियर को क्या यूज करते हैं, डी आर। लेकिन वैसे बोला जाता है डेबिट, और वैसे बोला जाता है क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट क्या होती है, काउंटिंग टर्मिनोलॉजी होती है। इसमें डेबिट शोज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, क्रेडिट शोज राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। डेबिट क्रेडिट ऐसे होता है। अरमान और अनाया, आई थिंक इट्स ओके विद यू? सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो? यस सर। हेलो। अच्छा। फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था क्या, एक और चीज। आई जस्ट टोल्ड यू कि अगर हमारे पास टेंजिबल एसेट्स है, क्या है हमारे पास, टेंजिबल एसेट्स, तो उसके लिए क्या टर्म्स यूज करते हैं हम लोग? डेप्रिसिएशन, याद है किसी को? डेप्रिसिएशन यूज करते थे। अगर हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते थे टर्म? अमोर्टाइजेशन, 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 ठीक है। और अगर हमारे पास क्या है, वेस्टिंग एसेट्स हैं, वेस्टिंग एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस। तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं हम लोग टर्म, डिप्लीशन, डिप्लीशन यूज करते हैं। तो डिप्रिसिएशन क्या होता है, ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी टेंजिबल एसेट्स। उसके लिए हम डिप्रिसिएशन शब्द यूज कर सकते हैं। इन्हें लिख लेना बेटा कहीं पर भी। मैंने तब भी बोला था, लिखा था किसी ने उस समय पे? अगर पहले लिख रहा है तो देर इज नो नीड टू राइट, लेकिन नहीं लिखा है तो इसे लिख लीजिए। ये यहाँ इस जगह पे आएगा, इस जगह पे। डिप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स बिकॉज ऑफ अफ्लक्स ऑफ टाइम, ऑब्सोलेसेंस, एक्सीडेंट, ठीक है। इट इज एलोकेटेड कॉस्ट फिक्स एज, है, बताता हूँ। इसको ठीक कर लेना जरा, ये ठीक कर लेना बेटा। इट इज एन एलोकेशन ऑफ, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स इन ईच अकाउंटिंग ईयर ड्यूरिंग इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है, अच्छा देखिए मैं बताता हूँ। आपके किसी के घर में सीडी प्लेयर है, सीडी प्लेयर है, नानू के घर में डीवीडी प्लेयर, ठीक है। अब सीडी प्लेयर और डीवीडी प्लेयर दिखते हैं, दिखते हैं मार्केट में, दिखते हैं नहीं दिखते? ऑब्सोलेसेंस कहते हैं इसे। बट टेक्नोलॉजी बदल गई, दे आर आउट ऑफ ट्रेंड। रेडियो सुनते हैं आप लोग, रेडियो वो सारे गामा का दिखता होगा छोटा सा डब्बा, तो वो रेडियो दिखता नहीं कहीं अब। रेडियो इज नॉट विजिबल। वो देखे आपने मोटी स्क्रीन वाले कलर टीवी, बड़े बड़े मोटे मोटे टीवी, देखिए? अब तो सारे फ्लैट स्क्रीन के टीवी आ गए ना बड़े आराम से। तो वो ऑब्सोलेसेंस होता है। पहले पिक्चर ट्यूब बहुत मोटी आती थी, तो टीवी मोटा होता था। हमने तो ऐसा टीवी देखा था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। और टीवी चार स्टैंड पे खड़ा रहता था, उसका शटर खुलता था ऐसे, फिर टीवी दिखता था, फिर बटन घुमाते थे, फिर चैनल चलते थे। और एंटीना लेके छत पे जाते थे, एंटीना से उसको दिखाते, चला, आया नहीं आया, ऐसे चलता था। तो फिर मूवी में देखा होगा तुमने, शायद ऋषि कपूर की एक मूवी में था वो सीन। हाँ जी बेटा। सीडी प्लेयर किसके साथ वापस आए हैं? हाँ, लेकिन अब क्या है कि उनकी जो मेमोरी है वो ज्यादा हो गई। पहले तो कुछ भी नहीं होता था, केबी की मेमोरी होती थी। फ्लॉपी देखा किसने, फ्लॉपी? नहीं, मालूम है? सीडी से पहले आती थी फ्लॉपी, 12 केबी 10 केबी का उसमें डेटा होता था। फ्लॉपी, कंप्यूटर में डालो, फ्लॉपी डिस्क बोलते थे उसको।
15 KB क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। 20 KB ऐसा होता था। वो कंप्यूटर के अंदर लगती थी, उसके अंदर रिकॉर्ड होता था, बहुत छोटा था, एक वर्ड डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड होता था, बस ज्यादा नहीं होता था। हाँ जी। वेस्टिंग एसेट्स नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। रुक जाए, किसमें बोल रहे हैं, इसमें? हाँ, क्या लिखवाया था? देखो, दे आर द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, विच गॉट डेप्रिशिएटेड स्लैश एग्जॉस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एग्जॉस्ट भी लिखे हो, डिप्लीशन होता है, डिप्रिशिएशन नहीं होता। वेस्टिंग एसेट्स गॉट डिप्लीटेड, ठीक है, थ्रू पैसेज ऑफ टाइम और यूज ऑफ द पर्टिकुलर एसेट्स। ऑयल वेल से कोयल ऑयल ऑयल निकाल लिया तो वो खत्म हो जाएगा। गैस रिजर्व से गैस निकाल लिया, खत्म हो जाएगा। और आयरन और माइन से आयरन और निकाल दिया, खत्म हो जाएगा। तो वो कब होते हैं? धीरे धीरे करके वो डिप्लीट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज। पानी डिप्लीट नहीं होगा और सनलाइट डिप्लीट नहीं होती है। सूखा पड़ जाता है लेकिन बारिश आती है, पानी फिर से आ जाता है। झरने का पानी या डिप्लीट थोड़ी होता है, अनटिल अनलेस ग्लेशियर ठीक से चल रहे हो। पहाड़ों में क्यों आते हैं झरने? क्योंकि पहाड़ों के टॉप पे, बहुत ऊंचाई पे बर्फ जमी होती है, उनमें ग्लेशियर बनते हैं, ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलते हैं, पानी की धार बन के निकल आती है। तो गर्मियों में देखेंगे ना, छोटे मोटे धार खत्म हो जाते हैं। लाइक देर आर सर्टेन एरियाज जहां पर, जैसे मसूरी का केम्प्टी फॉल है, ठीक है, वो खत्म नहीं होता, वो थोड़ा सा पानी कम और ज्यादा हो जाता है बस। बरसात में उसमें बाढ़ आ जाती है। ऐसा चलता है। सो डिप्रिसिएशन टेंजिबल, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल, डिप्लीशन होता है वेस्टिंग असेट्स या नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, वेस्टिंग असेट्स या नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, और चलते हैं आगे थोड़ा सा। एंटिटी किसे क्या बोलेंगे, जरा समझिएगा। एंटिटी, जैसे हम बोले आपको कि तुम कभी MRF टायर से मिल सकोगे? नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? सड़क पे जाओ, लेट जाओ, ट्रक का टायर होगा, तुम्हें मिल जाएगा वो। लेकिन फिर तुम्हारी आत्मा को परमात्मा से मिला देगा वो। कैन यू मीट दिल्ली मेट्रो? मिल सकते हो, है ना? गर्वित मेट्रो के पास जाके बोलना, हायरी कैसी है तू, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। और ज्यादा मिलना है तो कूद जाओ उसके आगे, फिर CIC वाले डंडे बजाएंगे, कोई नालायक सुसाइड करने के लिए आया है। यू कांट मीट दिल्ली मेट्रो। ठीक है। यू आर इन फ्रॉम विच स्कूल? कैन यू मीट लोटस वैली? लोटस एंड वैली, कैन यू मीट देम? नहीं मिल सकते। किससे मिल सकते हैं फिर आप लोटस वैली में? बिल्डिंग, ओह शाबाश, ये बढ़िया भाई। आगे कहती है, हाय तुम कैसे हो, मैं बहुत दिनों बाद, समर समर वेकेशन के बाद जाके ये दीवारों से बातें करेगी। सुनो सखी, तुम्हें बहुत याद किया मैंने। अभी हाउ कैन यू टॉक टू बिल्डिंग? इफ आई टेल यू गो एंड मीट लोटस वैली स्कूल, तो किसको मिलोगी जाके? प्रिंसिपल को मिलोगी, वाइस प्रिंसिपल को मिलोगी, कोऑर्डिनेटर को मिलोगी, है ना, टीचर से मिलोगी, बच्चों से मिलोगी। ये थोड़ी कि तुम चढ़ जाओगी लोटस वैली की छत पे, ठीक है, अरे दुनिया वालों, मैं आज लोटस वैली से मिलने आई हूँ, ऐसा नहीं होगा। सो लोटस वैली इज एन एंटिटी, उसकी लीगल एग्जिस्टेंस है। मान लो कोई व्यक्ति लोटस वैली के ऊपर केस करता है, तो वो किसके ऊपर केस करता है? लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल के ऊपर केस करता है, DPS नोएडा के ऊपर केस करता है, या किसी और स्कूल के ऊपर केस करता है। लेकिन उस केस में पार्टी फिर किसे बनाया जाता है? पोस्ट बेरर, फिर प्रिंसिपल हो जाते हैं या वाइस प्रिंसिपल हो जाते हैं, ऐसा करके चलता है मामला। तो वो एनी लीगल एंटिटी, एनी लीगल एग्जिस्टेंस, उसे कहते हैं हम एंटिटी। बिजनेस एंटिटी का मतलब है कि वो लीगल एग्जिस्टेंस जो बिजनेस चला रही है। ठीक है, ऐसा। मान लो ईवा ने स्टार्टअप कर दिया, मान लो ईवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नाम से इन्होंने एक स्टार्टअप खोला। ईवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज एन एंटिटी। ईवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड DPS नोएडा में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसमें ऑटोमेटिव डोर लगा रही है। ईवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने DPS नोएडा के साथ क्या करा? कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, 15 करोड़ का। ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो इंडिया साइन अ पैक्ट विद ईरान फॉर द ऑयल सप्लाई। इंडिया और ईरान दोनों थोड़े उठ के आएंगे, ये तो अर्थक्वेक आ जाएगा फिर। इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव, ईरान के रिप्रेजेंटेटिव, दे विल सिट ऑन अ टेबल एंड दे विल साइन। और फिर देखना, फोटो खिंचाते हुए क्या करते हैं, और डॉक्यूमेंट एक दूसरे को शेयर कर देते हैं। ऐसा चलता है। सो एंटिटी किसको बोलेंगे? इट इज एन इकोनॉमिक यूनिट which perform economic activity. Reliance Industries, Bajaj Auto, Maruti, Tisco. A business entity means an enterprise established in accordance with the law to engage in business activities. These includes
प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कॉर्पोरेशंस, कंपनीज, ये सब क्या कहलाती हैं? बिजनेस एंटिटी कहलाती हैं। और अकाउंटिंग में इन्हें अकाउंटिंग एंटिटी बोलते हैं। ऐसा चलता है। ठीक है। तो एंटिटी शब्द वहां इस्तेमाल होता है। फिर आगे बोलते हैं एंट्री। जब हम किसी भी ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग का जो तरीका होता है उसे बोलते हैं एंट्री। और एंट्री में आप सबसे पहले क्या सीखेंगे? जनरल एंट्री सीखेंगे। तो जो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट आपको सिखाए जाते हैं ना, वो जनरल एंट्री समझाने के लिए सिखाए जाते हैं। एंट्री क्या होता है? रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सॉल्वेंट आ जाते हैं। ठीक। सॉल्वेंट। तो पहले टेक एन एग्जाम, क्या क्या नाम है आपका? शौर्य। मान लो हमें जाना, हमने पहले भी बताया था ना आपको, तो ये तो सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट तो मालूम है ना आपको? कैसे? 10th क्लास में आप पढ़ते थे ना कि सॉल्ट इज सॉल्वेंट टू द वाटर, है ना? सॉल्ट पानी में घुल जाता है ना, सॉल्वेंट होता है। तो अगर हमने क्या किया, अभी को रात भर ड्रम में रखा, ठीक है, रात भर ड्रम में रखा पानी के, तो अगर ये सिर्फ मुंडी बची और नीचे से गायब हो गया तो क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। और अगर पूरा बाहर निकला है तो क्या बोलेंगे? इनसॉल्वेंट। कितना आसान है। ठीक है। हाँ जी सिद्धि। सो व्हाट इज सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट? बंदे को, धुरंधर देखिए ना आपने, देखिए, अतीक अहमद थे उसमें एक कैरेक्टर, उसने लिटरली क्या किया था, दो भाइयों को तेजाब के ड्रम में डुबा दिया था। हाँ, लिटरली। उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करे थे दो सगे भाई, घर में होते ना एसिड के ड्रम, उन्हीं के अंदर डुबा दिया था। उसके फादर को उनकी बॉडी तक नहीं मिली थी। सब खत्म हो गया। एसिड के ड्रम में डालोगे ह्यूमन बींग को तो क्या होगा? मिल जाएगा सब कुछ। तो सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट उसका कोई लेने देना नहीं होता है। इसे बोलेंगे सॉल्वेंट इफ अ पर्सन इज इन अ पोजिशन टू पे ऑफ हिज और हर डेट ऑन टाइम, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। और अगर आप अपने कर्जे को टाइम पे नहीं भर पाए तो क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट। अब एक मजेदार चीज बताता हूँ। भाई कोई मारवाड़ी तो नहीं है यहाँ पर? शाबाश, जय हो। माफी पहले से बोल रहा हूँ। ठीक है, तुम पूछ लेना अपने पेरेंट्स से। मारवाड़ियों में एक सोशल स्टेटस को नापने का तरीका होता था, इंडिपेंडेंस से पहले, काफी पहले, ब्रिटिश एम्पायर से भी पहले। ठीक है, कि जो मारवाड़ी जितनी ज्यादा बार इंसॉल्वेंट हुआ, उसके समाज में उतनी ज्यादा रेपुटेशन होती थी। अरे मैं मजाक, मैं हमेशा फैक्ट पे बोलता हूँ। जो मारवाड़ी जितने ज्यादा इंसॉल्वेंट हुआ, इंसॉल्वेंट का मतलब पैसे नहीं है भैया, भाया मेरा तो दिवाला निकल गया, मेरे पास कुछ है ही नहीं, वो उतनी ज्यादा समाज में रेपुटेशन होती थी उसकी। भला ये कैसे? आओ बताता हूँ कैसे। अगर कभी आपने, अब ये आप लोगों के लिए है, कि जब उस आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी, तो एक और एग्जांपल बताता हूँ उसका, आज की डेट में। एक आदमी ने क्या किया कि उसकी अपनी वाइफ से लड़ाई झगड़ा चल रहा था। उसकी वाइफ ने कोर्ट ऑफ लॉ में केस डाल दिया। उसने पहले कुछ काम कर लिए, कोर्ट ऑफ प्लेस में एलिमिनी डिसाइड हुई। मैं बोला कि जी इसके पास तो प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी का कुछ परसेंट मुझे मिलना चाहिए। मेरे बंदे ने पता क्या करा, इससे पहले बीवी कोर्ट ऑफ केस में डालते उसने सारी प्रॉपर्टी मम्मी के नाम कर दी। कहता जी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो, मेरी माँ घर से निकाल दी, मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा। और बीवी की लड़ाई माँ को लेके थी कि तू उसके साथ रहेगा नहीं। और उसके बाद पता क्या हुआ, कोर्ट में उसकी बीवी उसे चप्पलों से पीट रही थी, नालायक। और क्योंकि कोर्ट कोर्ट ऑफ लॉ में तो कोर्ट तो डॉक्यूमेंट मांगता है ना। कोर्ट को बोला उसने कि इसके पास तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है। कहता जी 3 करोड़ों की प्रॉपर्टी, अब वो मेरी माँ की है। तो मुझे बताइए, बेटे के एलिमनाई के लिए क्या माँ की प्रॉपर्टी निकाली जाएगी? बेटे की तो निकाली जाएगी। बचिए आदमी। अब जो उसकी सैलरी थी उसकी बेस पे उसकी एलिमनाई डिसाइड हुई, जो भी 10-20% होना था। और औरत अंगारा बन गई, वही कोर्ट में पीट दिया उसे, गाली दे दे के। ठीक है जी। मारवाड़ी भाई ये बहुत पहले से करते हैं। उन्हें लग रहा है कि धंधा पानी क्या होने वाला है, डूबने वाला है। तो वो क्या करते थे, या तो अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटा बेटी के नाम पे कर दी, और या क्या कर दी, उसे बेच खाया। और बेचने के बाद क्या करते थे, उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर लेते थे। एक बिल्डिंग है, अब आज जैसे गोल्ड के प्राइस देखते हैं, मान लो 1.5 लाख रुपए का 10 ग्राम है, तो 100 ग्राम कितने का होगा? 15 लाख का। 1 किलो कितने का होगा? 15 करोड़ का। नहीं, 1.5 करोड़ का। 1 किलो कितने का होगा? डेढ़। 1 किलो सोना कितना? 1.5 करोड़ का। अब उस मारवाड़ी भाई ने अगर 1 किलो सोना भी इकट्ठा कर लिया तो सोचो, आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले तो काफी कीमत उसकी भी होती है। जब आज ही इतनी कीमत, गोल्ड तो हमेशा उतना ही महंगा रहता है ना। इज इट फाइन? एक बार इंस्टॉलमेंट हुआ तो एक सोने की ईंट बन गई, दूसरी बार इंस्टॉलमेंट हुआ दूसरी सोने की ईंट बन गई, तीसरी बार इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट हुआ फिर 3 बन गई। अगर कोई 5 बार इंस्टॉलमेंट हुआ तो उसके पास तो 5 सोने की ईंट होगी।
तो भाई समाज में उसकी रेपुटेशन नहीं होगी तो किसकी होगी? दैट वाज द रीजन। अब आप बोले ये तो मजाक था, बिल्कुल मजाक था, चलता था ऐसा पहले। तो वो क्या करता, इंसॉल्वेंट हो गया, सोने की ईंट क्या छुटकी सी, कुएं के पीछे जाके गड्ढे में दबा दिया, ढूंढते रहो तुम घर में। जो बचा कुचा सामान था बेटा बेटी के नाम पे था, उनसे कोई पैसे वसूलता नहीं था। फिर जब सब मामला ठंडा पड़ जाता था, अच्छा वंस यू डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, कोर्ट ऑफ लॉ डिक्लेयर यू इंसॉल्वेंट, तो आपके पुराने कर्जे कोई आपसे वापस ही नहीं ले सकता। देन यू हैव टू स्टार्ट योर लाइफ अफ्रेश। भाई फिर एक सोने की ईंट से दोबारा बिजनेस शुरू करता, फिर बढ़ाता, फिर इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंसी के नाम पे मजाक चल रहा था। अब अब जाके अभी पिछले 4-5 साल पहले इंसॉल्वेंसी का एक्ट बड़ा मजबूत बनाया गया। सरकार ने क्या करा, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने की टर्म्स एंड कंडीशन बहुत मुश्किल रखी। इसी वजह से तो क्या हो रहा है कि विजय माल्या, नीरव मोदी वगैरह जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे अपने आप को। इतना बड़ा आसान तरीका है, डिक्लेयर योर सेल्फ इंसॉल्वेंट। जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी की वो ऑक्शन होगी, और फिर क्या होगा, उसको प्रोपोर्शनेटली 50 पैसा इन रुपी, 20 पैसा इन रुपी करके दे दिया जाएगा। और जो नहीं मिलता था उसे बैड डेट बोल देते थे, ऐसा। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कस दिया बिल्कुल इसको। हाँ, इंसॉल्वेंट एंड बैंकरप्ट सेम चीज होती है, ऐसा कर। बैंकरप्ट होना मतलब आप बैंक को बताते थे मेरे पास कुछ नहीं है, बैंक फिर आपके खिलाफ ऑक्शन वॉक्शन लेता है। लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में जाके आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर कोर्ट ऑफ लॉ बोलता है कि भाई हाँ ये जेन्युइनली क्या है, इंसॉल्वेंट है या नहीं है। तो अब इंसॉल्वेंसी के जो टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सख्त कर दिए हैं गवर्नमेंट ने। आदमी अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकता, वरना पहले क्या करते थे लोग, मैं इंसॉल्वेंट हो गया जी, कोर्ट ऑफ लॉ में चला गया, कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, 10,000 करोड़ का लोन ले रखा है, प्रॉपर्टी सिर्फ 1,000 करोड़ की है, तो क्या हुआ, 10% तो मिला लोगों को, बाकी तो 90% डूब गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, इंसॉल्वेंसी के रूल्स सख्त बन गए, इसीलिए वो इंसॉल्वेंट नहीं डिक्लेयर। इंसॉल्वेंट का मतलब है कर्जों से मुक्ति, फ्री हो जाओ तुम तो। सो सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट। प्रोपराइटर किसे कहते हैं भाई? हाँ, कभी आपने देखा होगा ना, जैसे ऐसे लिखा होगा, क्या लिखा, व्हाट्स योर नेम, अभी अभी, और तुम्हारा नाम, वो अभी, और तुम कौन हो? हाँ, शौर्य। तो जैसे मान लो लिखा हमने शौर्य एंड सन्स, इसका क्या मतलब होगा? जो बिजनेस चल रहा है, शौर्य और उसके पोते या पोते, शौर्य और उसके बेटों का बिजनेस चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमने बोला क्या, अवी एंड ब्रदर्स, ऐसे ब्रस ब्रोस लिखा रहता है, इसका क्या मतलब हुआ? अवी एंड ब्रदर्स का देखा ना, कई जगह पे अवी एंड ब्रदर्स लिखा रहता है। अच्छा, यहाँ लिखा रहता है क्या, प्रॉप, प्रॉप लिखा रहता है क्या, शौर्य। इसका मतलब प्रॉप का मतलब क्या, प्रोपराइटर कौन है इसका? प्रॉप का मतलब होता है प्रोपराइटर, मतलब मालिश, मालिक। अच्छा, जैसे और कौन है भाई इधर, हाँ, क्या नाम तुम्हारा? चिराग, चिराग एंड डॉटर्स, मतलब क्या हुआ? मैंने एक गाड़ी में देखा था, वर्मा एंड डॉटर्स लिखा होता उसने, मतलब बिजनेस कौन चला रहा है, वर्मा और उसकी बेटियां चला रही हैं, ठीक है जी, करेक्ट। ठीक है, अब मैं जो लिखने वाला हूँ प्लीज मुझे माफ कर देना, मतलब मैं मजाक के लिए लिख रहा हूँ, सीरियसली मत लेना, प्लीज सीरियसली मत लेना, ठीक है। गर्वित बचा है, गर्वित एंड वाइफ्स, कैन वी डू दिस? नहीं, गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। कि अम्मा बोली कि आओ मास्टर तुम्हें बताती हूँ, एक मेरी हुई नहीं, पांच पांच लेके आओगे, तो ये नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता, ठीक है, गड़बड़ है मामला। तो मैंने मजाक में बोल दिया, तो डोंट टेक इट सीरियसली, ये ऊपर वाले एग्जाम्पल के साथ ही चलना। ये श्योरेंट्स एंड प्रोपराइटर का मतलब होता है द पर्सन हु ओन द बिजनेस। तो प्रॉप शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है, ब्रोज, ठीक है, ENTP एंटरप्राइजेस के लिए लिखते हैं, है ना, ऐसा चलता है। प्रोपराइटर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो पार्ट होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, सर, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और ये क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट, ठीक है। बारी आती है स्टोर्स, ये भी बड़ी फ्रिक्वेंटली यूज टर्म्स होती है। इसे बोलते होंगे स्टोर्स, इधर मत देखना, स्टोर्स, दुकान, नहीं दुकान नहीं होती स्टोर्स, बोलो, यहाँ सामान रखा जाता है? आपका गोडाउन, आपका वेयर हाउस, नहीं। स्टोर्स के साथ एक शब्द और लगता है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ठीक है। एक शब्द और यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली, अभी तो नहीं, बाद में यूज करेंगे हम, यूज स्टोर्स एंड स्पेयर्स। स्टोर्स होता है क्या, आपने कोई आइटम खरीद लिया, जैसे मान लिया जाए आपकी जो मशीनें चलती हैं आपकी फैक्ट्री में, मशीनों में जब चलती है तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होता है तो क्या होता है, गर्मी आती है। तो गर्मी कैसे होगी, जब आप ऑयलिंग करेंगे, लुब्रिकेंट लगाएंगे, मोबिल ऑयल, ग्रीस लगाएंगे,
अब अपनी गाड़ी का दरवाजा है, सर्विसिंग मत कराइए, बाद में खोलते में चूं चूं की आवाज करता है। उसमें आप ऑयलिंग कर दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए, खत्म हो जाता है। फ्रिक्शन को कौन कम करता है? लुब्रिकेंट कम करते हैं। तो जरा समझिए, ये वो आइटम है, वो मटेरियल है जो रीसेल के लिए नहीं, कंजम्पशन के लिए रखे जाते हैं। जैसे मान लो लुब्रिकेंट्स, सॉफ्ट कॉटन, स्पेयर पार्ट्स, पैकिंग मटेरियल्स, ये सारे के सारे आइटम कहलाते हैं स्टोर्स एंड स्पेयर्स। और स्पेयर्स होते हैं स्पेयर पार्ट्स। स्पेयर किसको कहते हैं? स्पेयर पार्ट्स को कहते हैं। आपकी मशीन का हैंडल टूट गया, आपकी मशीन का गरारी टूट गई, आपकी मशीन की चेन टूट गई, आप पहले ही लेके रख लेते हो। उन्हें क्या कहते हैं? स्टोर्स एंड स्पेयर्स। स्टोर्स होते हैं कंज्यूमेबल आइटम, जैसे स्टेशनरी हो गया, फिनाइल। आपने देखा होगा ना, मैं कुछ दिन पहले वहां पर एक फिनाइल की बोतल रखी थी, मैंने क्लास के अंदर जो पोछा मरता है तो मुझसे मेड कहती है कि सर आप फिनाइल ला के रखिएगा। तो फिनाइल होती है, उससे हम पोछा लगवाते हैं यहाँ पर। बोलो, कोई फर्क नहीं होता। स्टोर्स जो होते हैं वो उन आइटम का कलेक्शन होता है जो आप क्या करेंगे, यूज करेंगे धीरे धीरे करके। दे आर योर एसेट्स, दे आर कंज्यूमेबल। इसका मतलब थोड़ी मैं फिनाइल पी रहा हूँ कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल इस सेंस में हुआ कि पोछा लगाते समय काम आएगा। पोछा लगाने वाला जो पोछा होता है, दैट इज कंज्यूमेबल आइटम। आपने देखा होगा जब गाड़ी सर्विस होके आती है तो सर्विस स्टेशन वाले क्या करते हैं? पॉलिशिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद उनके पास एक बहुत मुलायम सा कपड़ा होता है, उससे साफ कर देते हैं। उसे कॉटन कहते हैं, कॉटन बेस्ड होती है वो। धोतियां होती है ना पुरानी वाली, वो इस्तेमाल होती हैं। आपने देखा होगा जब व्हाइट वॉश होता है आपके घरों में, तो व्हाइट वॉश वाला पेंटर क्या कहता है? सर 4 धोती ले आना। व्हाट इज धोती? पीस ऑफ कॉटन होते हैं वो रख लेते हैं। अब जो कॉटन होता है, उससे हाथ वाथ साफ करने की, ग्रीस व्रीस लग जाए, हाथ साफ करते हैं। देखो ना, छोटे मोटे दाग लगते हैं गाड़ी पे, तो उससे कॉटन से साफ कर देते हैं। ये वो होते हैं। आपने अपने पास रख रखा होता है, क्योंकि मशीनों में अगर ऑयलिंग होगी तो क्या होगा? ऑयल के छींटे निकलेंगे ना, फिर साफ करना होता है उसको। या देयर एसेट्स, दे आर शोन इन द बैलेंस शीट एसेट साइड एज अ करंट एसेट्स, क्योंकि दे आर जनरली कंज्यूम्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर। अब ये थोड़ी होगा कि लुब्रिकेंट जो मोबिल ऑयल है जो आपको 5 साल तक रखोगे, वो तो बेकार हो जाएगा पड़े पड़े। दे आर कंज्यूम्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर। आपके जो स्पेयर पार्ट मशीनरी के हैं, वो आप रखते हैं, वो 1 साल में यूज हो जाते हैं। पहले इन्हें नॉन करंट एसेट्स माना जाता था, लेकिन कंपनीज एक्ट ने बदल दिया इनको। क्या बोल दिया? अब इनको करंट एसेट्स बोलना शुरू कर दिया है। 2013 से इन्हें करंट एसेट्स बोला जाता है। उससे पहले इनको क्या बोला जाता था? नॉन करंट एसेट्स। बट नाउ वी हैव टू सी द न्यू डेफिनेशन, दे आर करंट एसेट्स का पार्ट। टर्नओवर किसे कहते होंगे? टर्नओवर, टर्न होके पलाटी खा लेना, गुलटी खा लेना, टर्नओवर नहीं। टर्नओवर सेल्स को ही कहते हैं। टर्नओवर मींस टोटल सेल्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। टर्नओवर सेल्स कहते हैं ना भाई, इसकी टर्नओवर कितनी है, इस बिजनेस का टर्नओवर कितना है। मारुति का टर्नओवर कितना है? 40,000, मतलब 4,000 करोड़ का। टर्नओवर का मतलब वही होता है। टर्नओवर मतलब योर सेल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्स। ठीक है जी, थोड़ा आगे चलें जरा। हाँ, अब आता है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक पता है किसे कहते हैं? कुत्ता, गधा, घोड़ा, बकरी, बत्तख, मुर्गी। मतलब अगर आप पोल्ट्री का बिजनेस है तो मुर्गा मुर्गियां क्या हुई आपके लिए? लाइव स्टॉक। अगर आप क्या करते हैं, आपके पास क्या है? आपके पास स्टेबल है घोड़ों का। घोड़ों का स्टेबल सुना है कभी? कहाँ यूज होते हैं घोड़े? रेसिंग में। रेस कोर्स नहीं देखा आपने? दिल्ली में रेस कोर्स है। मुंबई के रेस कोर्स में जो डर्बीशायर होता है, बहुत शानदार है। डर्बीशायर जो रेस कोर्स है वो यूके का, इंग्लैंड का है। सट्टा लगता है उसमें, एक घोड़ा, दूसरा घोड़ा, तीसरा घोड़ा। आपने 5वें घोड़े पे पैसा लगा दिया, पता चला सबसे फिसड्डी आ गया। और 20 टाइम, 30 टाइम, 40 टाइम लगता है पैसा। मतलब जो रेस कोर्स है दिल्ली में, अशोका होटल के बिल्कुल अपोजिट में है। रेस कोर्स कहते हैं उसको। रेस कोर्स तो मेट्रो स्टेशन भी है आपका। वहां वाकई घोड़ों की रेस होती है, लोग उसमें पैसा लगाते हैं। पुरानी फिल्मों में दिखता था ये, अब नहीं दिखता। गॉट इट? रेस कोर्स बोला जाता है उसको। तो रेस कोर्स जो होते हैं वहां पर आपके घोड़े होते हैं, तो घोड़ों के स्टेबल होंगी। तो जो घोड़े हैं वो आपके लिए क्या कहलाएंगे? लाइव स्टॉक कहलाएगा। ठीक। आपके पास अब आप मान लो शीप, आपने ऊन के लिए शीप को पालते हैं तो वो आपके लिए लाइव स्टॉक है। आप फिशरीज है तो मछलियां आपके लिए क्या लाइव स्टॉक है। डॉग ब्रीडर है, डॉग आपके लिए क्या लाइव स्टॉक है। स्टॉक तो नहीं बोलेंगे ना, वो तो जिंदा होते हैं। भाई मछलियां किसी फिशरीज के लिए क्या है? स्टॉक ही तो है, तो उन्हें लाइव स्टॉक बोला जाता है। दिस इज द टर्म लाइव स्टॉक। और अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, जो मैंने कहा था कि मैं इसे बाद में डिस्कस करूंगा। हियर इज द टाइम टू डिस्कस। स्टॉक हमने बताया था ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों होता है, ठीक है, दैट इज फाइन। और थोड़ा आगे चलें जरा। अब आती है बारी इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री थोड़ा कंफ्यूजन करने वाली टर्म होती है। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं।
मान लिया मैं गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, कपड़ा खरीदूंगा और उससे पैंट शर्ट ब्लेजर टी शर्ट वगैरह बनाऊंगा। तो उस गारमेंट के बाद मान लो मेरा अपना ब्रांड है, जैसे मान लो हमने बोल दिया कि जोडियाक शर्ट्स होती है हमारा ब्रांड है, या हमने बोल दिया वैन हुसैन हमारा अपना ब्रांड है, हमने बोला पीटर इंग्लैंड हमारा ब्रांड है। तो पीटर इंग्लैंड वाले क्या करते हैं, या आदित्य बिरला ग्रुप का रेमंड्स है, वो उसका अपना ब्रांड है, रेमंड्स है। तो रेमंड क्या करता है, कपड़ा भी बेचता है, पैंट शर्ट भी बेचता है, ठीक। लेकिन रेमंड के शॉप में जब जाएंगे तो आपको वॉलेट भी मिलेगा, आपको बेल्ट भी मिलेगी, आपको कफलिंग भी मिलेंगे, आपको टाई पिन भी मिलेंगी। वो थोड़ी मेटल की थोड़ी मैन्युफैक्चर करता है वो तो दूसरों से खरीदता है। तो जो सामान हम बना बनाया दूसरों से खरीदते हैं रीसेल के लिए, उसे बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। क्या बोलते हैं उसे? स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है जी, स्टॉक इन ट्रेड। तो ध्यान रखना इसको। एक हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एक हम बना बनाया खरीद रहे हैं। ठीक है जी। तो देर आर टू थिंग्स। एक हम मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर, और एक हम क्या करते हैं, रेडी टू सेल आइटम लेके चलते हैं। रेडी टू सेल को बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। ये, और ये मैन्युफैक्चर करने वाले को तीन कैटेगरी में डाला जाता है। एक, फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स, आपने पैंट शर्ट बना ली और रैक में सेल के लिए तैयार करी, फिनिश्ड गुड्स। एक को बोलते हैं हम लोग क्या, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस। और इसको वर्क इन प्रोग्रेस को बोला जाता है क्या, सेमी फिनिश्ड। सेमी फिनिश्ड आइटम्स, मतलब आपने पैंट बना दिए, जिप नहीं लगाई है, लूप्स नहीं लगाई है, और आपने क्या पैंट मतलब बटन्स नहीं लगाए हैं, शर्ट के आपकी जेब नहीं लगी है, कॉलर नहीं लगे हैं, मतलब थोड़ा बन गया थोड़ा नहीं बन गया, तो उनको बेचेंगे नहीं ना आप, और आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, तो उनको भी तो गिनती में गिनोगे। और तीसरा क्या होता है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, आपके पास पैंट का कपड़ा, शर्ट का कपड़ा, टी शर्ट का कपड़ा खूब सारा पड़ा हुआ है, मतलब कैंची तक नहीं लगी है उस पर, ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो जरा समझना, अब मैं जब इन्वेंट्री बोलूंगा तो उसके अंदर ये चार चीजें इंक्लूड होती हैं। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, और इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। नहीं भी गए तो क्या करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री का पार्ट बनता है ये भी इन्वेंट्री, ये भी इन्वेंट्री, सारे को मिला के हम इन्वेंट्री बोलते हैं। इन्वेंट्री बेसिकली अनसोल्ड स्टॉक ही होता है। तो जरा देखिए, इधर देखिए। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर, देयर कैन बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फोर टाइप्स। मैन्युफैक्चरर के लिए इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब जो आपका सामान पड़ा है जिसमें से अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है। इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब जिसमें थोड़ा काम हुआ है, अभी रेडी टू सेल नहीं है। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, इसका मतलब क्या हुआ, बन गया और आप क्या कर रहे हैं, रेडी टू सेल है ये। ठीक है, और चलें आगे। और इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर है ना, पेमेंट्स वाला, लेकिन फिर भी वो अपने साथ कुछ सामान रखता है, पर्स रखता है, बेल्ट रखता है, टाई पिन रखता है, कफलिंग रखता है ना। तो ये बनाता तो नहीं है ना वो, लेकिन बेचता है। उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं क्या, इन्वेंट्री इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। तो इन्वेंट्री इज अ ब्रॉडर टर्म, इसके अंदर चार चीजें इंक्लूड होती हैं। आई होप दिस इज फाइन। जो अरमान या अनाया, इज इट ओके विद यू? यस सर। चलिए, एक और पार्ट देखते हैं हम लोग, क्लोजिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन कैसे करी जाए। ये आपको पढ़ाएगा कोई नहीं, लेकिन इट इज गुड टू नो अबाउट इट। मान लो आपका आपका अपना बिजनेस है, आपको पता, आपको देखना है कि भाई इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट होता है। बड़ा सिंपल तरीका है। Ascertain the value of the closing inventory, a complete list of all items in the godown या warehouse together with their quantities prepared। पूरी लिस्ट बनाई जाती है। अब जरा समझना, उस लिस्ट में कुछ आइटम इंक्लूड करे जाते हैं, कुछ आइटम इंक्लूड नहीं करे जाते हैं। कौन से आइटम है जो इंक्लूड नहीं करे जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लिया जाए आपके गोडाउन में 5 लाख यूनिट्स पड़ी हुई हैं, तो 10,000 यूनिट्स जो है, किसी का माइक खुला है, अरमान, अरमान माइक खुला है तुम्हारा, इसलिए कहता हूँ ऑफलाइन आया करो। देखिए, आपने चीजें बेच दी, पैसा ले लिया, वो आदमी कहता है कि ऐसा है सर, मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, अपने गोडाउन में रख लेना, मैं बाद में आके ले लूंगा। अब आप जब क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करोगे, तो क्या उसके सामान को भी अपना मान लोगे? तो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वो तो बिक चुका है, पैसा आ चुका है। वो जब आएगा ले जाएगा, हमारा थोड़ा ही है वो, हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है। अच्छा, और आगे चलते हैं। गुड्स परचेज एंड रिसीव्ड,
लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में अपने गुड्स खरीद ली, परचेज कर ली, पैसा दे दिया, लेकिन ना कैश बुक में एंट्री हुई ना परचेज, कहीं एंट्री नहीं हुई है उसकी। अगर एंट्री नहीं हुई है और अगर आप एंट्री करोगे तो मिसमैच हो जाएगा अकाउंटिंग का, उसे भी आप क्लोजिंग स्टॉक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करोगे जब तक उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री, भले ही वो डिलीवरी हो जाए आपके पास, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं हुई है तो आप उसे क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट नहीं बना सकते हो। किसको इंक्लूड नहीं करना है, दिस इज फाइन। चलो आगे चलते हैं। किसको इंक्लूड करना चाहिए जरा देखिए। जैसे मान लो जाए कि आपने किसी को 10,000 यूनिट बेची, बंदा बोलता है कि भाई मैं इस्तेमाल कर, हमने कहा इस्तेमाल करो, जब आपका मन हो तब बता देना, हम बिल भिजवा देंगे आपको। अब आपने 10,000 यूनिट भेज दी उसको, और 31 मार्च आ गया, सामने वाले ने कंफर्मेशन ही नहीं दिया, तो क्या उसे सेल मान लेंगे? विल यू कंसिडर सेल? नहीं। आपकी जो 10,000 यूनिट उस बंदे के गोडाउन में पड़ी हैं वो आप ही की हैं, जब तक कि आपको ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता, जब तक कि आपको पैसा नहीं मिलता, जब तक सामने वाला नहीं बोलता हाँ भाई मैंने खरीद ली, तो उनको भी आप अपना ही मानेंगे। पता चला उसने बाद में मना कर दिया, फिर क्या करोगे? फिर बेड डेट बनाओगे क्या उसको? सो हम क्या बोलेंगे उसको, यानी कि जो गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, सामने वाले की जब तक पसंद हाँ ना नहीं होगी तब तक हम उसे, उसको आप इंक्लूड करते हैं। गुड्स सेंड टू एजेंट्स, हम अब जैसे आपने किसी का बिजनेस होगा होल ट्रेड रिटेल का, तो आप देखते होंगे कि मैन्युफैक्चरर क्या करता है, होलसेलर को बोलता है कि भाई हमारी ना इतनी यूनिट रख लो, कहता है जी देखो रख लेते हैं, लेकिन नहीं बिका तो कह रहा वापस दे देना। आपको क्या कर दिया उस बंदे ने, आपको 1 लाख रुपए यूनिट पकड़ा दी, आपने 60,000 यूनिट बेची, बाकी 40 आपने बोला नहीं बिक्री ले जाओ। ठीक है, ऐसे ही आपने अपने किसी एजेंट को 1 लाख यूनिट दे रखी है, और एजेंट ने अभी बताया नहीं कि कितनी बिकी कितनी नहीं बिकी है, तो वो 1 लाख की 1 लाख यूनिट आपकी हैं, वो आपके क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ेंगी, भले ही वो कहाँ पड़ी हो, एजेंट के गोडाउन में पड़ी। अगर एजेंट बेच दिया तो हमें तो पैसा मिलता ना, ना एजेंट ने फोन करके बताया, ना मेल करके बताया, ना व्हाट्सएप करके बताया, 1 लाख यूनिट पड़ी है, हम बोल रहे हैं हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रही है, अरे जी अभी मैं बाहर हूँ, बद्रीनाथ की यात्रा पे गया हूँ, मैं बाद में बताऊंगा आपको, तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करूंगा ना, तो उस समय वो मेरा जो स्टॉक एजेंट के पास पड़ा हुआ है वो मेरा ही कहलाएगा, वो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनता है। दिस इज फाइन। और एक हमेशा ध्यान रखना है कि जो इन्वेंट्री होती है या स्टॉक होता है उसकी वैल्यू कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, उसको हम उस पर रिकॉर्ड करते हैं। इसके बारे में रीजन पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में। और इन्वेंट्री और स्टॉक के बीच में क्या डिफरेंस होता है? स्टॉक रेफर्स टू ओनली वैल्यू ऑफ गुड्स दोज परचेज फॉर रिसेलिंग, ठीक, एंड विच आर lying unsold at the end of the accounting period, whereas inventory is a wide terms which include stock also। तो मैंने कहा था आपसे WIP का, फिनिश का, सेमी फिनिश का, इसको तो बोलेंगे आप क्या, इन्वेंट्री वाला कौन सा वाला, और जो आपने बना बनाया सामान खरीदा बेचने के लिए उसको स्टॉक बोलते हैं। इन्वेंट्री इज द ब्रॉडर टर्म जो चारों को इंक्लूड करती है। तो ये वाला टॉपिक आपका यहाँ खत्म हुआ। ठीक है, सेकंड चैप्टर इज ओवर। अब सेकंड चैप्टर के लिए अपनी बुक का पेज नंबर 2.14 खोलें जरा, अपनी बुक खोलें, अपनी बुक का पेज नंबर 2.14 खोलना। ऐसे भी के पास किताब खरीदी से नहीं है अभी तो, घर में क्या कर रही है, डबल हो रही है। चलो अब इसीलिए दैट इज अ टास्क टू यू, खाना जरा मैं बता देता हूँ, दिखाओ। हाँ, 2.14 पेज पर एक इलस्ट्रेशन है बड़ी सी, ये इलस्ट्रेशन आप घर से करके लाएंगे, ठीक है, आई विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट क्लास, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। एक इलस्ट्रेशन ये, और एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है पीछे, पेज नंबर 2.23 में और 2.24 में, 2.23 और 2.24 पेज पे। रुक जा, देखो बेटा, इलस्ट्रेशन है पेज 2.14 पे, ठीक है, और क्वेश्चन है दो, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, ये पेज 2.23 और पेज 2.24 पे हैं। ये तीनों करेंगे, आप करके लाएंगे, होगा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन आपके स्कूल के एग्जाम में 3 नंबर का आएगा, 4 का भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है। कोई ऐसा बच्चा जिसका यूटी आने वाला हो अभी, है कोई ऐसा? अरे भाई ये रहा ना, इलस्ट्रेशन ये रही, इलस्ट्रेशन का ये रहा पेज 2.14। नहीं, इस चैप्टर में 3 ही क्वेश्चन प्रैक्टिकल हैं, जिनमें कुछ कैलकुलेट करना है नंबर्स में, ये आपको करने हैं। मेरे ख्याल से स्कूल में शायद नहीं कराया होगा, कराया होगा तो ठीक है, नहीं कराया होगा तो एग्जाम में जरूर देंगे।
ना कराते हुए भी एग्जाम में देंगे, ध्यान रखना। ठीक है। सो विल वाइंड इट अप। नेक्स्ट क्लास वाले हम टॉपिक को जल्दी से खत्म करेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल शुरू कर लेंगे। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके। हाँ जी, रुक जाइए।